अच्छा देखो, लास्ट वाली क्लास में है ना, हमने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, इलस्ट्रेशन नंबर 5। ठीक है, और इलस्ट्रेशन नंबर 5 में है ना, ये आ रहा था, देख लो ये नंबर्स देख लो, 66,500, 56,483 और 10,017, और ये एडवर्स आ रहा था। यही नंबर है सारे के सारे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 6। अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 6 है ना, मैं तुम्हें अभी समझा रहा हूं, तुम खुद इसकी कॉशीट बनाओगे। बना ली इतनी जल्दी? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं तो क्लास में करवाऊंगा। इलस्ट्रेशन नंबर, अरे सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है ये? ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। अभी ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 पेज नंबर 44 45। इलस्ट्रे नहीं, अभी तो हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 6 पेज नंबर 45। इलस्ट्रेशन नंबर 6 है पेज नंबर 45 पर। अच्छा, तुम्हारा नाम मेरे को ऐसा लग रहा है तुम्हारा नाम हरी है ना? हाँ, नहीं तुम्हारी बातें बहुत होती हैं। कहाँ पर? टीचर्स के बीच में? अब ये मेरे को पता नहीं क्यों हो रही है। अरे मैं क्यों पूछूंगा उनसे कि क्यों कर रहे हो आप बात? बताओ बताओ, मेरे को बताओ। कोई, मेरे को वैसे भी ऐसे इंटरेस्ट नहीं है ड्रामे वगैरह जब होते हैं तो। इलस्ट्रेशन नंबर 6 पेज नंबर 45। क्वेश्चन आसान है, तुम खुद बनाओगे। खुद बनाओगे, आसान है, मैं तुम्हें समझा रहा हूं क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में दो चीजें आने वाली है, डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल, पहले मटेरियल के बारे में बात करते हैं। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि मटेरियल का एक बिल बना हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है कि मटेरियल्स का एक बिल बना हुआ है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बनाया वो बिल, है ना? मटेरियल का एक बिल है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बनाया। क्या बिल बनाया है कि उन्होंने है ना पेपर के 10 रिम दिए हैं, 10 रिम्स। ठीक है, बंडल्स, पेपर के 10 बंडल दिए हैं, और एक बंडल की वैल्यू कितनी है? तो डायरेक्ट मटेरियल में पहला मटेरियल है पेपर, जो लगा है 18,000 रुपए का। 18,000 रुपए का मटेरियल लग गया अपना, पेपर। दूसरा मटेरियल लगा है इंक, 5,000 रुपए की। तीसरा मटेरियल लगा है बाइंडिंग मटेरियल, 3,000 रुपए का। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल के अंदर है। तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने ये सारे खर्चे एक बिल बनाकर दिए हैं। आगे देख रहा है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है, यहां पे देखना इसमें, इस जॉब के लिए ना, इस जॉब के लिए हमें कुछ फोटोग्राफी भी करनी है, और हमारी एजेंसी के पास फोटोग्राफर नहीं है। इस जॉब के लिए हमें कुछ फोटोग्राफी भी करनी है, यानी ऐसा मान लो कुछ बुक वगैरह छापने की जॉब होगी है, तो बुक में पिक्चर्स वगैरह डालते हैं, तो उन पिक्चर्स की फोटोग्राफी करनी है, और हमारे पास वो फोटोग्राफर नहीं है। अभी हमारे पास वो फोटोग्राफर नहीं है ना, तो कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि हम एक बंदे को हायर करेंगे और उसे कितने रुपए दे देंगे? तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट लेबर। फोटोग्राफर हमारा लेबर हो गया, तो डायरेक्ट लेबर में आना स्टार्ट हो गया। अच्छा आगे देखो, एस्टिमेटेड जॉब कार्ड। अभी एक जॉब कार्ड बनाया गया है, वो बनाया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बनाया। वो बता रहे हैं कि हमें इस जॉब के लिए कुछ एम्प्लॉयज की सर्विस की और जरूरत पड़ेगी। किसकी? आर्टिस्ट की। अच्छा ध्यान से देखना, एक पॉइंट आगे बढ़ू उससे पहले एक पॉइंट मैं तुम्हें यहां पे बता देता हूं। जो एजेंसी है ना, वो 25 डेज काम कर रही है और 6 दिन काम कर रही है हर रोज। यानी तुम समझना, 6 घंटे काम कर रही है हर रोज, है ना? तुम समझोगे ना, तो एजेंसी 150 आवर्स काम कर रही है पूरे महीने में। 150 आवर्स मंथली काम कर रही है एजेंसी। ठीक है, आर्टिस्ट को, ये आर्टिस्ट तो एजेंसी का ही बंदा है ना, आर्टिस्ट को एजेंसी पे कितना कर रही है? यानी पूरे महीने काम करने पर 12,000 रुपए पे करेगी। हमें जो कॉस्टशीट बनानी है ना, जो जॉब हम परफॉर्म कर रहे हैं ना, उसी जॉब की बनानी है। पूरे महीने की कॉस्टशीट नहीं बनानी है हमें। हमें उस जॉब की कॉस्टशीट बनानी है जो जॉब हम परफॉर्म कर रहे हैं। उस जॉब में हमें कितना चाहिए टाइम आर्टिस्ट का? 80 घंटे टाइम चाहिए दोबारा से। आर्टिस्ट को हम 12,000 रुपए का पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं ये भी बोल सकता हूं ना कि आर्टिस्ट को जो 12,000 रुपए का पेमेंट किया जा रहा है वो मंथली भी है, और साथ में वो 150 आवर्स का भी है।
आर्टिस्ट को हम 12,000 रुपए पे तो कर रहे हैं, लेकिन वो 150 आवर्स के लिए पे कर रहे हैं। लेकिन उस जॉब में आर्टिस्ट कितने आवर्स यूज होगा, तो हम उसको पूरे 12,000 रुपए पे करेंगे या 80 घंटे का अमाउंट पे करेंगे? 80 घंटे का अमाउंट पे करेंगे। क्या तुम मेरे को बता सकते हो कि वो 80 आवर्स का अमाउंट कितना निकल कर आएगा? 6,400। देखो, अगर 12,000 रुपए अमाउंट है 150 आवर्स का, तो एक आवर का हो जाएगा 12,000 डिवाइडेड बाय 150, और हमें उसको 80 आवर्स का पेमेंट करना है, तो ये निकल कर आएगा 6400। अच्छा, सेम हमारे पास कॉपीराइटर भी है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है नीचे, देखो ये रहा, 25 दिन 6 घंटे, है ना? अच्छा, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास एक कॉपीराइटर भी है। अच्छा, वो कितना चार्ज कर रहा है? 10,000 रुपए मंथली। यानी मैं यही बोलूंगा ना कि वो 150 रुपीज 150 आवर्स के लिए चार्ज कर रहा है इतना। वो 150 आवर्स के लिए 10,000 रुपए चार्ज कर रहा है, लेकिन उसने उस जॉब को परफॉर्म करने में कितना टाइम लगाया, तो वो उस जॉब के लिए कितना चार्ज करेगा? 5,000 रुपीज चार्ज करेगा। क्लाइंट सर्विसिंग का तुम खुद देखोगे, समझ में आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, जो भी आ रहा है आगे ना, इस क्वेश्चन में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल। अच्छा, सबसे पहले तो ये मटेरियल है, पैकेजिंग मटेरियल है, और पैकेजिंग मटेरियल अब तुम बोलोगे कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाना चाहिए, क्योंकि सेल्स करने के लिए हम पैक करके सेल करते हैं, है ना? लेकिन सुनो, यहां पर एक टर्म यूज की गई है, प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल। कभी भी तुम्हें प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल देना, कभी भी, तो इसका मतलब यह है कि बिना उस पैकेज के हम प्रोडक्ट सेल ही नहीं कर सकते, डिलीवरी नहीं कर सकते। वो जरूरी है हमारे प्रोडक्ट के लिए। तो प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल जो है ना, वो डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट है, वो डायरेक्ट मटेरियल के साथ आएगा। तो ये 4,000 रुपए का जो प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल का खर्चा हो रहा है ना, ये डायरेक्ट कॉस्ट में चला जाएगा। तो डायरेक्ट कॉस्ट में मटेरियल में 4 एंट्री होगी, पेपर, इंक, बाइंडिंग और प्राइमरी पैकेजिंग। डायरेक्ट कॉस्ट यानी अपन जो प्राइम कॉस्ट निकाल रहे हैं ना, उसमें हम डायरेक्ट लेबर भी लिखेंगे ना, तो डायरेक्ट लेबर में भी 4 एंट्री होगी। डायरेक्ट लेबर में 4 एंट्रीज कौन कौन सी होगी? फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, कॉपीराइटर और क्लाइंट सर्विसिंग की, ये चारों हमारे डायरेक्ट लेबर हो गए। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट वगैरह तुम कैलकुलेट कर लोगे। अभी है ना, ध्यान से समझना ये वाला एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट। प्रोडक्शन ओवरहेड कहां पर लगेंगे? फैक्ट्री में। प्रोडक्शन ओवरहेड कितना दिया हुआ है? 40% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या है? प्राइम कॉस्ट। तो जो भी प्राइम कॉस्ट आएगी ना, उसका 40% है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी प्राइम कॉस्ट 100 रुपए आ रही है, हमें उसमें प्रोडक्शन यानी फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ने हैं, तो वो उसका 40% होंगे, मतलब 40 रुपए होंगे। इसको ऐड करोगे तो हमारी ये क्या आ जाएगी? 140 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब तुम बोलोगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऑफिस वाले खर्चे जुड़ जाते हैं। इस क्वेश्चन में ऑफिस नहीं दिया हुआ, इस क्वेश्चन में ऑफिस नहीं दिया हुआ, तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यही हो जाएगा अपना। अच्छा, आगे बोल रहा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी है इस क्वेश्चन में, लेकिन वो कितने हैं? तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या बोलेंगे यहां पर? ये 140, इसका 25% मतलब 35, ये आ जाएगा हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम टोटल ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है ना, वो 20% है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगा 80%, प्रॉफिट हो जाएगा 20%, तो 100% हमारी सेल्स हो जाएगी। तो हमारी सेल्स की वैल्यू आ जाएगी और हमारी प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। कर दोगे एक क्वेश्चन? कॉस्ट शीट बना दोगे? बना दो। बनाओ, लिखो लिखो लिखो। प्राइम कॉस्ट में चला जाएगा मटेरियल के साथ, डायरेक्ट मटेरियल के साथ जाएगा। प्राइम कॉस्ट में तुमने कर लिया क्वेश्चन कंप्लीट। प्राइम कॉस्ट के बाद है ना, प्राइम कॉस्ट में दो चीजें आएगी, मटेरियल और लेबर इस क्वेश्चन में। ठीक है, करो कंप्लीट करो, कंप्लीट करो। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कंप्लीट करो, क्वेश्चन कंप्लीट करो।
अरे मेरे को नहीं पता और मैं बताऊंगा भी नहीं लास्ट तक। तुम्हें निकालना है तुम निकाल दो, मेरे को नहीं पता अभी तक। हो गया। अच्छा, जितना तुम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किया है उसके अकॉर्डिंग मैं तुमसे डेटा पूछ रहा हूँ। डायरेक्ट मटेरियल कितने का आया है? डायरेक्ट मटेरियल कितने का? 30,000 का। डायरेक्ट लेबर 23,200। यहां तक सबका हो गया। प्राइम कॉस्ट आ रही है 53,200। ये हमारी प्राइम कॉस्ट होगी। प्राइम कॉस्ट हो गई 53,200। अच्छा, प्राइम कॉस्ट तक किसी का भी मैच नहीं हुआ है तो पूछ लो एक बार। प्राइम कॉस्ट तक प्राइम कॉस्ट कंप्लीट। अच्छा, प्राइम कॉस्ट के बाद प्रोडक्शन ओवरहेड आ जाएंगे इसके 40% है इसके। कितने आ रहे हैं? 21
280, ये हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ जाएगा 64,480 नहीं 74,480 74,480 है ये 74,480 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 10% हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है 7448, ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है 25% है, मैंने गलती ले लिया 10%, 25% है ये 25% है, तो ये कितना आ जाएगा 18 और कॉस्ट ऑफ 93,100। फिलहाल के लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स सबका मैच हो रहा है 93,100 कॉस्ट ऑफ सेल्स, 93,100 कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। अभी इसके नीचे प्रॉफिट और सेल्स वाली एंट्रीज भी आने वाली है, लेकिन उनके लिए वही कैलकुलेशन तरीका मैंने तुम्हें बता ही रखा है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में अगर प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो सेल्स आ जाएगा। क्वेश्चन में हमें पता है कि सेल्स है 100% पार्ट होता है, प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 20%, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की 93,100 वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 80%, मैं इसको लिख दूंगा 93,100 हमारा 80% है, तो डिवाइड बाय 0.8, तो हमारी सेल्स कितनी आ जाएगी 1,16,370 16 ना 375। अच्छा ये अगर हमारी सेल्स है तो यहां पे हम सेल्स लिख लेंगे लास्ट में 1,16,375 और प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 23,275 हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा यहां पर। ठीक है ना, क्या फर्क पड़ रहा है। अभी लोग क्वेश्चन भी बड़ा करते हैं लोग, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेंगे। अगला क्वेश्चन बड़ा ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बड़ा ही है। नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं समझाऊंगा सिर्फ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ये सबका कंप्लीट। तो क्वेश्चन में है ना, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा था कुछ नहीं क्योंकि इसमें तो सारा डेटा डेटा ही दिया हुआ है, क्वेश्चन कहीं पूछ रहा है ये तो दिया हुआ ही नहीं है, क्या पूछ रहा है। कुछ पार्ट रह गया क्या इस क्वेश्चन का? ये ओपन भी नहीं होगा। ये लास्ट है ना इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा है। अच्छा देखो ये क्वेश्चन है ना, ये था इलस्ट्रेशन नंबर 6 था ये, और इस क्वेश्चन में पूछा हुआ कुछ नहीं है कि हमें प्रॉफिट निकालना है, हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है उस जॉब की, लेकिन इसने सेलिंग प्राइस ही निकाल रखी होगी उस जॉब की, इसने कॉस्ट शीट बना रखी है, प्राइस टू बी कोटेड, यही आ रहा है ना 116,375, ठीक है। अच्छा ये वाली जो कैलकुलेशन है ना इसने, वो कौन सी टाइप राइट, वो अपने था ना ये आर्टिस्ट कॉपीराइटर और क्लाइंट सर्विसिंग की, इसने ये अलग से कर रखी है। तुम लोग साथ में ही कर सकते हो, एक साथ ही वहां पे ना उसका परसेंटेज निकाल सकते हो, तो वैसे कर देना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, आसान है लेकिन बहुत आसान है, बस लेंदी है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो कुछ डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ डेटा नेक्स्ट वाले पेज पर है, और यहाँ पे जाके सॉल्यूशन स्टार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का डेटा है ना लेंदी है, लेकिन क्वेश्चन आसान है। डेटा लेंदी है, क्वेश्चन आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करें, तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि एक कंपनी का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है,
और ये ट्रायल बैलेंस से कुछ डेटा वगैरह यहाँ पे निकाला हुआ है। अच्छा, डेटा है इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड, ऑफिस अप्लायंसेस, बिल्डिंग मशीनरी, ये सब डेटा है। उसके अलावा ये सारा डेटा भी है, ठीक है, और फर्दर डिटेल्स भी गिवन है। आगे बोल रहा है प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट बनानी है, ऑल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑल्सो, कंडेंस P&L बनाना है, ये अपन बाद में देखेंगे क्या होता है कंडेंस P&L, फिलहाल हम बात कर रहे हैं कॉस्ट शीट बनानी है। तो कॉस्ट शीट में सारे खर्चे आने वाले हैं कॉस्ट से रिलेटेड, ठीक है। अब कॉस्ट से रिलेटेड ही है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें एक अलग से खर्चा आएगा, उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। फिलहाल इलस्ट्रेशन नंबर 7, सबसे पहले एंट्री क्या होती है कॉस्ट शीट के अंदर, डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल में हमें 3 चीजें चाहिए, ओपनिंग, क्लोजिंग और परचेज, ठीक है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन में ओपनिंग रॉ मटेरियल दिया हुआ है अपने को 1,40,000 का। मेरे को कैसे पता ओपनिंग है, क्योंकि है ना आगे अपने को क्लोजिंग रॉ मटेरियल भी दिया हुआ है। यहां पे देखो, मैं तुम्हें एक एक पॉइंट समझाऊंगा इस क्वेश्चन में, ज्यादा है ना, थोड़ी क्वेश्चन लेंथी है, जल्दबाजी मत करना, आराम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल की एंट्रीज, डायरेक्ट मटेरियल की एंट्रीज में आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सबसे पहले हमें यही चाहिए ना। तो देखो यहां पे है ना इन्वेंट्री दी हुई है रॉ मटेरियल की 1,40,000 रुपए, ठीक है। और सॉल्यूशन में जाते हैं, सॉल्यूशन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,40,000 रुपए, ठीक है। दूसरा आने वाला है परचेज। क्वेश्चन में देखोगे ना तो यहां पे देखो लिखा हुआ है मटेरियल परचेस्ड, कितने का परचेज किया हमने, 3,20,000 रुपए का मटेरियल परचेज किया है, तो एक एंट्री आएगी 3,20,000 रुपए की। एक काम करो, मैं ऐसे बार बार एंट्री नहीं दिखाऊंगा, ऐड करना स्टार्ट करो तुम्हारे कैलकुलेटर में। 1,40,000 का तो हमारा ओपनिंग स्टॉक आया रॉ मटेरियल का, ठीक है, दिक्कत इसमें 3,20,000 का हमारा मटेरियल परचेज है प्लस 3,20,000। फिर हमने फ्रेट का भी खर्चा किया है, 16,000 रुपए का फ्रेट का खर्चा किया है। अच्छा, जितना भी मटेरियल हमने रिसीव किया था ना उसमें से हमने कुछ रिटर्न कर दिया, तो माइनस करना पड़ेगा इसको। 4,800 का मटेरियल हमने रिटर्न कर दिया, तो हमने मटेरियल कंज्यूम जो किया वो हमारे पास में अभी ये आ रहा है। एक और पॉइंट बाकी है इसमें, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी तो बाकी है अपना। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल देखो यहां पे दिया हुआ है, ये रहा क्लोजिंग इन्वेंट्री मटेरियल की 1,80,000 रुपए, तो माइनस 1,80,000 कर दो, इसमें कितना आ रहा है 2,91,200 डायरेक्ट मटेरियल के लिए। तो देखो डायरेक्ट मटेरियल 2,91,200, दिक्कत डायरेक्ट मटेरियल 2,91,200। अच्छा, अभी आने वाले हैं डायरेक्ट लेबर, ध्यान से देखना डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर में देखो एक खर्चा तो ये दिया हुआ है 1,60,000 का, ठीक है, 1,60,000 का एक खर्चा है। अच्छा, अगला है ना, तुम कंफ्यूज मत हो जाना, इनडायरेक्ट लेबर है वो, इनडायरेक्ट जाता है ओवरहेड के अंदर, ठीक है। फिलहाल के लिए एक और खर्चा है अक्रूड एक्सपेंसेस। अक्रूड एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस जो हो तो चुके हैं लेकिन अभी तक हमने उनका पेमेंट नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग है वो, ठीक है। तो डायरेक्ट लेबर पर 8,000 रुपए अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो 1,60,000 रुपए ऊपर हो गए प्लस 8,000 रुपए, तो टोटल 168,000 हो गए किसके, डायरेक्ट लेबर के। तो डायरेक्ट लेबर के देखो 168,000 हो गए, दोनों को ऐड करोगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 4 लाख, तो 4,59,200 हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई। यहां तक दिक्कत नहीं ना, पक्का कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन है ना लेंदी है, मैं इस वजह से इसको ऐसे करवा रहा हूं, बाकी तुम जाके खुद अपने आप देख लेना, अभी 2-3 दिन की छुट्टी आएगी तुम्हारी, ठीक है। शायद शनिवार को क्लास होगी और फिर संडे और मंडे की छुट्टी होगी तुम्हारी, 1 तारीख की है। तो तुम तो नहीं जाते होंगे, चलो तुम तो अच्छे बच्चे हो, नया साल मनाने नहीं जाते, हम तो जाते हैं। हाँ, संडे की और मंडे की, हाँ तो बस मंडे की, तो बस संडे को तुम पढ़ाई करना और मंडे की छुट्टी है तुम्हारी। सैटरडे हो सकता है इस बार नहीं दे छुट्टी, क्योंकि मंडे की छुट्टी आ रही है, इसलिए सैटरडे को हो सकता है छुट्टी। खैर आगे बढ़ते हैं, अभी प्राइम कॉस्ट कंप्लीट है, प्राइम कॉस्ट इरेज कर दो, अभी फैक्ट्री के खर्चे स्टार्ट करेंगे, फैक्ट्री रिलेटेड। अच्छा आप सुनो, फैक्ट्री में ओपनिंग WIP आता है क्या, फैक्ट्री में ओपनिंग WIP आता है, तो 2 लाख रुपए का ओपनिंग WIP, एक एक करके देखो है ना, जल्दबाजी मत करना, 2 लाख रुपए का अपना ओपनिंग WIP है। अच्छा, फैक्ट्री में इनडायरेक्ट लेबर भी लग रही है 18,000 रुपए की। अच्छा, फैक्ट्री के सुपरविजन के 10,000 रुपए लग रहे हैं,
फैक्ट्री रिपेयर के 14,000 रुपए लग रहे हैं, साफ साफ फैक्ट्री फैक्ट्री लिखा हुआ है ना, मैं सब ऐड कर रहा हूं अभी है ना। हीट लाइट भूल जाओ, रेट टैक्सेस भूल जाओ, मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंसेस लग रहे हैं 18,700 रुपए के, सब ऐड कर दिए यहां तक। अभी क्लोजिंग वगैरह माइनस करना है, क्लोजिंग माइनस करना है, अभी क्लोजिंग WIP माइनस होगा, लेकिन वेट करो, अभी फैक्ट्री के और भी खर्चे बाकी है, अभी बाकी है, वो सारे खर्चे हमको यहां पर फर्दर डिटेल्स में दिए हुए हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो क्लोजिंग WIP माइनस कर दो, जो भी तुम्हारा आ रहा है ना उसमें से क्लोजिंग WIP माइनस कर दो, 192,000 माइनस कर दो। अच्छा आगे देखो, डेप्रीसिएशन लग रहा है 10% ऑन मशीनरी। मशीन कहां पर यूज की जा रही है? फैक्ट्री के अंदर। तो मशीन की जितनी भी प्राइस है ना उसका 10% हम डेप्रीसिएशन पे कर रहे हैं। तो मशीन की प्राइस देखनी है तो देखो, मशीन क्वेश्चन में देखो यहां पे दी हुई है 4,60,500 रुपए की, 46,050, 10% डेप्रीसिएशन क्या आ गई है, 10% डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी। मैं सिर्फ ये वाला खर्चा तुम्हें सॉल्यूशन में दिखा रहा हूं, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 10%, 46,050, ठीक है, ये भी हमें खर्चा है, ये भी हमें ऐड करना है। अच्छा आगे देखो, बिल्डिंग पर पूरा देखना, पूरा पढ़ना इस पॉइंट को, बिल्डिंग पर डेप्रीसिएशन कितना लग रहा है? 4%। एक और क्वेश्चन में डेटा गिवन है कि जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग वो 8:1:1 के रेशो में है, यानी बिल्डिंग का 80% तो फैक्ट्री यूज करती है, 10% ऑफिस में काम आता है और 10% डिस्ट्रीब्यूशन में काम आता है। तो हमारी जो बिल्डिंग है ना वो 2 लाख रुपए की है। यहां पे जो बिल्डिंग है ना, देखो 2 लाख रुपए की बिल्डिंग है हमारे पास में। अच्छा सुनो, 2 लाख रुपए की जो बिल्डिंग है ना उसका उसका कितना पार्ट फैक्ट्री यूज कर रही है? 8/10 या 80%। और इस पर है ना, बिल्डिंग पर जो डेप्रिसिएशन लगता है ना वो 4% लगता है, तो इंटू 4% कितना निकल के आएगा? तो ये भी ऐड कर दो, 6,400 रुपए का खर्चा। तो ये खर्चा लगा है फैक्ट्री की बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन। तो मैं ये तुम्हें कॉस्ट शीट में दिखा देता हूं, फैक्ट्री की बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, ये देखो ये लिखा हुआ है 6,400 रुपए, ठीक है। अभी एक और खर्चा बाकी है, वो देखो ये वाला है, हीट लाइट पावर 8:1:1 के रेशो में है, यानी जितनी भी हम हीट लाइट पावर यूज करते हैं ना उसका 80% फैक्ट्री यूज करती है, 10% ऑफिस और 10% डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा हीट लाइट पावर का टोटल खर्चा कितना है अपना? हीट लाइट पावर का टोटल खर्चा है ये रहा 65,000, इसका 8% फैक्ट्री यूज करती है। हाँ 80%, 8/10, 52,000, 52,000 है ना फैक्ट्री यूज करती है। तो एक और खर्चा ऐड कर दो फैक्ट्री के अंदर 52,000, ये खर्चा भी है ना मैं तुम्हें कॉस्ट शीट में यहां पे दिखा देता हूं, 52,000 का फैक्ट्री कॉस्ट, 52,000 हीट लाइट पावर, ठीक है। दिक्कत एक और देखो, रेट और टैक्सेस है ना वो टोटल जितना भी है ना उसका 2/3 केवल फैक्ट्री पे ही लग रहे हैं, ठीक है, यानी 2/3 रेट और टैक्सेस का। तो रेट और टैक्सेस क्वेश्चन में दिए हुए हैं ये रे 6,300, तो 4,200 हो गए। अगर 2/3 निकालोगे ना तो 4,200, तो 4,200 का और खर्चा हो गया हमारा फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री के सारे खर्चे हमने एडजस्ट कर लिए और कोई भी खर्चा नहीं है फैक्ट्री का। तो टोटल कितना निकल कर आया है? 1,77,350, 1,77,350 सबका सेम नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे हाँ, तो 177, तो 178,550, कहीं गलती नहीं हुई, सब लिया है अपने। अच्छा एक नहीं लिया है ना, नहीं नहीं, इनडायरेक्ट लेबर तो ले लिया, ये नहीं लिया अक्रूड एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट लेबर का 1,200 रुपए प्लस 1,200 रुपए, वन कितना आ रहा है? 178, तो 178,550 और टोटल अपनी। अच्छा
ये अभी तक अपने फैक्ट्री के खर्चे कंप्लीट हुए, अभी अपने स्टार्ट होने वाले हैं ऑफिस के खर्चे। ऑफिस के खर्चे ध्यान देना, एक तो साफ साफ ऑफिस की सैलरी लिखी हुई है, 8,600 रुपए की ऑफिस सैलरी लिखी हुई है, ठीक है। ऊपर देखो एक एंट्री थी ऑफिस अप्लायंसेस की, हमारे पास 17,400 रुपए के ऑफिस अप्लायंसेस है, उस पर डेप्रीसिएशन लग रहा है 5%। ऑफिस अप्लायंसेस पे डेप्रीसिएशन लग रहा है 5%, तो 870 रुपए हो जाएंगे ये। अगर तुम 5% करोगे ना तो 870 रुपए हो जाएंगे, तो 870 रुपीज और ऐड कर दो ऑफिस के अंदर। तो ऑफिस के खर्चे देखो, 8600 तो सैलरी हो गया, 870 अपना डेप्रीसिएशन हो गया। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था कि बिल्डिंग का कुछ पार्ट ऑफिस भी तो यूज करता है, तो 2 लाख की बिल्डिंग जिसका 10% ऑफिस यूज कर रहा है, और उस पर है ना 4% का डेप्रीसिएशन लग रहा है, तो 800 रुपए का डेप्रीसिएशन आ गया बिल्डिंग का, ठीक है। ये मैं तुम्हें दिखा देता हूं, 800 रुपए और 870, और 870 वाली एंट्री ये रही। 870 वाली एंट्री तो है अप्लायंसेस वाली, और 800 वाली है डेप्रीसिएशन वाली। अच्छा, हीट लाइट पावर भी 10% तो ऑफिस यूज कर ही रहा है ना। अच्छा, हीट लाइट पावर है अपनी 65,000 की, तो 6,500 रुपए ऑफिस यूज कर रहा है इसका, तो हीट लाइट पावर का 6,500 रुपीज ऑफिस यूज कर रहा है, ठीक है। आगे देखो, जो टैक्सेस है ना, टैक्सेस उसका 1/3 ऑफिस में लग रहे हैं, टैक्सेस का 1/3 ऑफिस में है, 2,100 रुपए, 6,300 का 1/3 करोगे तो 2,100 रुपए ऑफिस में लग रहे हैं अपने। अच्छा, ऑफिस में है ना फिनिश गुड्स की भी एंट्री होती है, ऑफिस एक्सपेंसेस के साथ फिनिश गुड्स भी आते हैं, तो ओपनिंग फिनिश गुड्स दिए हुए अपने को, ओपनिंग फिनिश गुड्स दिए हुए यहां पर 80,000 के, तो +80,000 ओपनिंग फिनिश गुड्स, और माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स देखो यहां पे दिए हुए 1,15,000 रुपए के, तो -1,15,000। ये हमारे ऑफिस के खर्चे हैं, कितने आ रहे हैं? हाँ, कुछ कितने आ रहे हैं? तो -16,130, यहां पे तो नहीं आ रहा है। टोटल कितना आ रहा है, टोटल करोगे इसमें ये ऐड 621,620 आ रहा है ये वाला, इसने अलग से ऐड करके नहीं बताया, लेकिन 621,620 आ जाए। अभी तुम्हारा कितना आ रहा है, माइनस का 16,100, तो इसमें से ये माइनस करोगे ना, इसमें से माइनस करोगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा अपने पास, ठीक है। ये सारे ऑफिस के खर्चे हैं। एक बात बताओ आगे बढ़े उससे पहले, ये क्वेश्चन तुम समझ में आ रहा है तुम्हें, क्या क्या कर रहे हैं, या बस तुम ऐसे ही हाँ हाँ पक्का ना? ये है ना आसान है क्वेश्चन, मैं अगर सॉल्व करूंगा तो कर सकता हूं, ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन है ना बहुत लेंदी हो जाएगा ये, बहुत सारी एंट्रीज आने वाली है। अच्छा, ऑफिस के बाद अभी आने वाले अपन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चों पर। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के देखो ये 4 खर्चे तो साफ साफ दिए हुए हैं, ये देखो ये चारों खर्चे, बिल्कुल चारों को ऐड कर दो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के 4 एक्सपेंसेस हैं, सेल्स कमीशन, सेल्समैन की ट्रेवलिंग, सेल्स का प्रमोशन, और डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट की सैलरी, जो अभी नहीं, अभी तो तुम उसमें ऐड करते हुए जा रहे हो, ठीक है। अभी सुनो, अभी सुनो, ऑफिस के यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखो, ऑफिस की बिल्डिंग पे तो यानी हमारी जो बिल्डिंग है वो भी तो यूज कर रही है, तो पहले बिल्डिंग पे तुम्हें पता है 800 रुपए लगा था डेप्रीसिएशन, अभी भी 800 रुपए लगेगा। तो देखो यहां पर ऑफिस की बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन 800 रुपए, ऑफिस की बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन 800 रुपए, हीट लाइट पावर का 10% यूज कर रहे हैं वो, तो 6,500 वो हो गए, तो टोटल खर्चा कितने का हो गया 92,400, और 7,14,020, ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स है। यहां तक कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। ये फिलहाल हमारी कॉस्ट शीट है, ठीक है। अभी ये कंडेंस बनेगा P&L, फिलहाल हमारी कॉस्ट शीट है ये। कॉस्ट शीट में किसी को कुछ भी पूछना है, कॉस्ट शीट एक बार पढ़ लो, तुम्हारे सामने है कॉस्ट शीट, ठीक है। मैं चाहता हूं बस तुम एक बार देख लो कॉस्ट शीट में जो भी खर्चे हैं ना वो तुम समझ लो एक बार, कॉस्ट शीट के जितने भी यहाँ पे प्लस माइनस किए हुए हैं वो देख लो। तुम ये कर सकते हो, मैंने कल भी तुम्हें बताया था, अगर कुछ माइनस हो रहा है ना तो तुम उसको ब्रैकेट में लिख दो, कर सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल,
डायरेक्ट मटेरियल में दिक्कत होगी नहीं। उसके बाद ये प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। तो डायरेक्ट लेबर में दो चीजें, एक तो डायरेक्ट लेबर है और एक अक्रूड है उसका, ठीक है। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड देख लो एक बार, फैक्ट्री ओवरहेड एक बार तुम देख लो अपने हिसाब से, सारे पढ़ लो एक बार फैक्ट्री ओवरहेड, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड देख लो। क्वेश्चन में है ना, जब भी क्वेश्चन में रेट, टैक्सेस, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग्स वगैरह, रेट टैक्सेस, हीट पावर, बिल्डिंग, है ना, जब भी ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि किसके लिए कितनी लगने वाली है, ठीक है, कि 80% किसको देनी है, 10% किसको देनी है, और उस पर डेप्रीसिएशन वगैरह जो भी काउंट होगा वो तुमने अपने हिसाब से काउंट कर रखा है कि किसी का 5% है, किसी का 10% है, किसी का 4% है। यहां तक कोई दिक्कत है? ये ऑफिस, अब ऑफिस वाले भी देख लो एक बार, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले भी देख लो, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले भी देख लो। दिक्कत नहीं। अब एक क्वेश्चन ये आता है यहां पर कि सर हमने इंटरेस्ट भी तो हमारा खर्चा है, हम पे कर ही रहे हैं ना, हमने उसको क्यों यूज नहीं किया यहाँ पे? कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता वो ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट एक फाइनेंशियल कॉस्ट है और वो कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं होती है। जैसे इंटरेस्ट हो गया, जैसे कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे पे है ना कुछ कई बार पेनल्टी वगैरह लग जाती है, तो पेनल्टी भी इंक्लूड नहीं होती है। और ये तुम आगे वाले चैप्टर्स में और डिटेल में पढ़ोगे, बहुत सारे चैप्टर आएंगे, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग वगैरह आएगा, प्रोसेस कॉस्टिंग आएगा, जहां पे ऐसे ही चलता है कि वहां पे है ना, जैसे वहां पे आता है कि बस का ड्राइवर, जैसे एक एग्जांपल समझो, सुनो, तुम्हारी भी एक बस एजेंसी है, मेरे पास भी एक बस एजेंसी है। तुम्हारी जो बस एजेंसी है ना, तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की बस है जो तुम चला रहे हो या ड्राइवर से चलवा रहे हो। मेरे पास एक बस एजेंसी है, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, बस नहीं थी, मैंने वो मार्केट से लोन लिया और उससे बस खरीदी है। अभी मेरी कॉस्ट ज्यादा आने वाली है ना तुमसे, क्योंकि मेरे को लोन का इंटरेस्ट भी तो पे करना है। क्या उस खर्चे को निकालने के लिए मैं अपनी बस का टिकट बढ़ा दूं? क्यों? तो कंपटीशन की वजह से मैं नहीं बढ़ा पाऊंगा ना। तो इंटरेस्ट का खर्चा मेरे को खुद अपने ही तरफ से निकालना पड़ेगा। मैं उसको कॉस्ट में जोड़ के नहीं बताऊंगा कि मैं कस्टमर से वो चार्ज करना स्टार्ट कर दूं, तो मैं उसको कॉस्ट में जोड़ के नहीं बताऊंगा। तो समझने वाली बात यह है, या ऐसा मान लो कि है ना, मान लो जिस, हाँ, मैं कम भी नहीं करूंगा ना, ये तो वो तो मार्केट वाली प्राइस ही रखूंगा। या मान लो कि है ना, अभी तुम बस में जा रहे हो, तुम्हारे बस वाले को रोके पुलिस वाले ने चालान काट दिया 2,000 रुपए का, तो बस में जितने भी पैसेंजर बैठे हैं सबसे बोलेंगे, मान लो 20 पैसेंजर बैठे, सब 100 रुपए निकाल दो, सबकी फीस, सबकी सेल यहाँ पे बढ़ेगी। वो भी नहीं करेगा, क्योंकि वो पेनल्टी के वो खुद को ही पे करने पड़ेंगे, वो कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होते। तो जितने भी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होते, तो इसलिए हमने उसको कॉस्ट शीट में नहीं रखा है। कौन कौन से पार्ट को नहीं रखा है? एक तो देखो, इसको नहीं रखा है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड को 2,000 रुपए, लेकिन क्या ये हमें पे तो करना पड़ेगा ना? वेरी गुड। एक हमने नहीं रखा है, ये वाला जो इंटरेस्ट लिखा हुआ है ना, इसको, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आई है अपनी? 714,220, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आई है 714,020। अच्छा, क्या ये दो खर्चे कॉस्ट शीट में नहीं है, लेकिन ये हमें, क्या हमारे प्रॉफिट में से कम हो जाएंगे? क्या ये हो जाएंगे ना? पक्का। तो एक तो वो इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड लिखा हुआ था 2,000 रुपए का, ये मैं तुम्हें अभी P&L दिखा रहा हूं, कंडेंस वाला, और एक इंटरेस्ट लिखा हुआ था सिंपल 2,000 रुपए का। तो हमारा टोटल खर्चा कितना निकल के आया? 7,18,020, ये हमारा टोटल खर्चा हो गया। हमारी सेल्स है ना, क्वेश्चन में गिवन है, देखो यहां पे सेल्स गिवन है, सेल्स है 7,68,000 रुपए की, लेकिन उसमें से सेल्स रिटर्न भी हुआ है, ठीक है। तो हमारी नेट सेल कितनी हो गई? 7,54,000 की, 7,54,000 की हमारी नेट सेल है, और उसमें खर्चे कितने हो गए हमारे? 7,18,020 के। ये कंडेंस P&L में दिया हुआ है अपने। यहां पे देखो, कॉस्ट ऑफ सेल्स आई अपनी 7,14,000 की, 2,000 रुपए के बाकी वो दो इंटरेस्ट वाले खर्चे हैं, तो टोटल खर्चे निकल के आए अपने
एक बार अभी फिलहाल हम ये कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, फिलहाल हम अभी प्रॉफिट की कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, ये तो इतना बड़ा है, फिलहाल हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, तो एक बार प्रॉफिट का एक बार छोड़ देना। तो हमारा ये टोटल खर्चा आ गया 7,18,020 का। सेल्स और सेल्स रिटर्न को जब हमने एडजस्ट किया तो 754,000 आया, तो बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर इधर आ जाएगा, और बैलेंसिंग फिगर कितना है, वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 35,980 का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। किसी को दिक्कत है ये कंडेंस बैलेंस शीट पी एंड एल जो बनाया हमने, सॉरी, हो जाएगा क्वेश्चन कंप्लीट। वैसे तो अपने पास अभी 5-7-10 मिनट है, लेकिन ये वो बात की बात है, वो नोशनल वगैरह जो प्रॉफिट आता है ना वो बाद में आएंगे, वो तुम्हारे आएंगे प्रोसेस कॉस्टिंग में आएंगे, वो प्रोसेस ये कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, बिल्कुल पी एंड एल में जाएगा, वो इस साइड पर आता है, इस साइड पर, लेफ्ट साइड पर, इस साइड पर आता है, ठीक है ना। क्या नोशनल, हाँ, है ना। तो फिलहाल के लिए, अरे ठीक है, अभी फिलहाल के लिए, तो फिलहाल के लिए हमारा एक क्वेश्चन था, तो तुम इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्यूशन को देख लेना, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम लगती है तो इसको एक बार पूछ लेना। चलो फिर और अपन कल वाली क्लास में कंटिन्यू करते हैं।